Hello aspirants, I am Anurag. Welcome to this session. Aspirants, आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप चैप्टर। ठीक है, इसमें देखेंगे हम कि भारत की नागरिकता को कैसे दी जाती है और कैसे छीन ली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सिटीजनशिप बाय अनुराग झा। एस्पेरेंट्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी बाय अनुराग झा, इसे आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे अपडेट के बारे में पता चलता रहे। सिटीजनशिप मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, चलिए देखते हैं। लाइक एनी मॉडर्न स्टेट, इंडिया हैज टू काइंड्स ऑफ पीपल, सिटीजन्स एंड एलियन। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप, दूसरे मॉडर्न स्टेट के तरह इंडिया में भी दो तरह के पीपल होते हैं, एक सिटीजन और दूसरा एलियन। सिटीजन आर फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ऑन एलिजेंस टू इट। सिटीजन जो होता है फुल मेंबर होता है इंडियन स्टेट का, किसी भी कंट्री में जो सिटीजन होंगे वहाँ के, वो वहाँ के फुल मेंबर होंगे। दे इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो भी सिटीजन्स होंगे वो इंजॉय करते हैं सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को। एलियंस ऑन द अदर हैंड आर ऑन द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट एंड हैंस डू नॉट इंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो भी एलियंस होंगे वो वहाँ के उस कंट्री के सिविल और पॉलिटिकल राइट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जैसा कि सिटीजन एंजॉय करते हैं। दे आर ऑफ टू सब्जेक्ट, फ्रेंडली एलियंस और इनिमी एलियंस। दो तरह के एलियंस भी होते हैं, एक जो फ्रेंडली कंट्री से आते हैं, दूसरा जो इनिमी कंट्री से आते हैं। फ्रेंडली एलियंस आर द सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्री दैट हैव कॉर्डियल रिलेशन विथ इंडिया। उस कंट्री से जिसके साथ भारत का रिलेशन कॉर्डियल हो वो हुए फ्रेंडली एलियन। और इनिमी एलियन कौन हुए? ऑन द अदर हैंड आर द सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री दैट इज एट वार विथ इंडिया, और जिसके साथ वार हो। आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं इनिमी एलियन में, फिलहाल हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, ऐसा कंट्री से लोग आ जाएंगे जो इसके साथ हमारी देश की अभी वार चल रही हो, तो चाइना का भी हमने एग्जांपल लिया, वो कौन में आ जाएंगे? इनिमी एलियन में आ जाएंगे। और फ्रेंडली एलियन में, एलियन पर्टिकुलर मान लीजिए वो बजरंगी भाईजान सिनेमा आप लोगों ने देखी है, उसमें नहीं कहते तारों के नीचे से, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो, पासपोर्ट नहीं हो उस कंट्री में जाने का, या पर्टिकुलर वीज़ा ना हो, तो दो तरह के लोग हो जाते हैं, एक फ्रेंडली और एक इनिमी एलियंस। तो फ्रेंडली कंट्री में मान लीजिए जैसे नेपाल से आ गया कोई व्यक्ति, तो उसके साथ हम अलग ट्रीट करेंगे, उसके साथ हमारा अभी कॉर्डियल रिलेशन चल रहा है। बट एक तरफ आ गया चाइना जिससे हमारा वार चल रहा है, अब चाइना से हमारा वार चल रहा है तो वो कौन हो गया? इनिमी एलियन हो गया। आशा करते हैं समझ गए होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डिनाई द सेम टू द एलियंस। आइए देखते हैं राइट और प्रिविलेज जो सिटीजन को दिया गया और एलियंस को नहीं दिया गया है। आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो आर्टिकल 15 के तहत है, ये सिर्फ सिटीजन को दिया गया है, इसमें एलियन नहीं आएंगे। राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो आर्टिकल 16 है, ये भी सिटीजन के लिए है। रटना नहीं है इन सब आर्टिकल को, 2-3 बार पढ़े याद हो जाएगा आपको। और सही बात है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम अपने ही कंट्री के लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एलियन को कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ये आर्टिकल 19 में है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29-30, ये भी सिटीजन के लिए। राइट टू वोट इन इलेक्शन, चाहे लोकसभा का हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, इसमें भी वोट डालने का अधिकार सिर्फ सिटीजन को ही है, एलियन नहीं डाल सकता है। कोई भी अदर मेंबर जो तारों के नीचे से आने वाले लोग वोट नहीं डालेंगे। राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ, और इलेक्शन लड़ने का, कंटेस्ट करने का, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो, वो भी सिटीजन ही करेंगे। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस, सर्टेन पब्लिक ऑफिस जो है उसको भी होल्ड सिटीजन ही करेंगे। कौन कौन से ऑफिस है उसे अभी हम देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिस है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस है, जज हाई कोर्ट का ऑफिस है, जज ऑफ द हाई कोर्ट का, गवर्नर ऑफ स्टेट का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। ये तमाम पोस्ट पे सिर्फ सिटीजन ही रह सकते हैं, जो भारत के सिटीजन है वही सिर्फ रह सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एलियन नहीं रहेंगे। भारत का राष्ट्रपति भारत का सिटीजन ही बनेगा। Along with the above right, the citizen also on certain duties towards the Indian state.
ध्यान देंगे आप इस बात को। सिटीजन के राइट्स के साथ साथ कुछ कुछ ड्यूटी भी होते हैं। क्या क्या ड्यूटी है ये देखते हैं। पेइंग टैक्स, टैक्स को आप पे करें, रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का डिफेंड करें अपने कंट्री का, ये सब आपका ड्यूटी है इस देश के लिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन इंडिया बोथ ए citizen by birth as well as naturalized citizen are eligible for the office of president, while in USA only a citizen by birth and not a naturalized citizen is eligible for the office of president। एस्पेरेंट इस बात को समझने के लिए फर्स्टली हम ऊपर के पॉइंट को इरेज करेंगे, फिर समझते हैं इस बात को। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए आप यहाँ के नेचुरल सिटीजन हो या आपने रजिस्ट्रेशन करा के आप सिटीजन बने हो, दोनों अलाउड है। राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति के इलेक्शन को कंटेस्ट में भाग लेने के लिए दोनों अलाउड है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो वहाँ की मिट्टी में पैदा लेगा, जो अमेरिका के धरती पे पैदा लिया है, वही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। एक कंसेप्ट है जस्ट सॉली और जस्ट सैंग्विज। हमारे यहाँ जस्ट सैंग्विज का कंसेप्ट चलता है, लेकिन अमेरिका में जस्ट सोली का कंसेप्ट होता है। जो वहाँ के मिट्टी में पैदा लेगा वही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है एस्पेरेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे आप। पूछ लिए जाते हैं कहाँ से कहाँ तक किस आर्टिकल के तहत आता है सिटीजनशिप हमारे संविधान में। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, पार्ट सेकेंड में ध्यान रखेंगे आप लोग। पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 से 11 तक आता है सिटीजनशिप। However, it contains neither any permanent nor any liberal provision in this regard। और संविधान में इससे रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड ना ही परमानेंट और ना ही एलोबरेट किया हुआ प्रोविजन है। इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एज इट कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950। ठीक है पेरेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही प्रावधान दिया गया है कि पर्सन जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है संविधान के बनने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद, it does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship subsequent to its commencement। संविधान में सिटीजनशिप को एक्वायर करने का और लॉस यानी खोने का कोई भी ऐसा कोई डील लिखा हुआ नहीं है। ये बात पावर किसको है? पार्लियामेंट को। कई बार पूछ लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, लेकिन आप गलत करेंगे उसको। पार्लियामेंट के पास पावर है टू एनेक्ट ए लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। पार्लियामेंट के पास पावर है तो इनेक्ट करेगी लॉ को और प्रोवाइड करेगी इस मैटर्स पे। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी मामला होगी उसे पार्लियामेंट देखेगी। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 व्हिच हैज बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और पार्लियामेंट के पास एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है जिसे वह इनेक्ट करते रहती है टाइम टू टाइम, मतलब चेंज करते रहती है, अमेंड करते रहती है। आप समझे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट एट 26 जनवरी 1950। संविधान के मुताबिक 4 कैटेगरी में बांटा गया है जो पर्सन जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। कमेंसमेंट आरंभ 26 जनवरी ऑफ 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद। ए पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द 3 कंडीशन। इफ जो भी व्यक्ति डोमिसाइल भारत में रहता है, परमानेंट हाउस है जिसका, और फुलफिल करता है 3 कंडीशन को, वो हमारा सिटीजन होगा। पहला, इफ़ ही वाज बॉर्न इन इंडिया, और इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया, या तो वो पैदा हुआ हो भारत में या उसके पेरेंट्स पैदा हुए हो भारत में। और इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो भारत का 5 साल के लिए इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लागू होने से पहले 5 साल तक वो भारत में रह रहा हो तो वो भी हमारा सिटीजन होगा। ठीक है पेरेंट्स, अब देख लेंगे कब लागू हुआ था हमारा संविधान। 26 जनवरी 1950 यानी 1945 में अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा था 45 से, तो वो हमारा सिटीजन होगा। आइए देखते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट इसका है, 3 पॉइंट बताएंगे हम। ए पर्सन हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और any of his grandparents was born in undivided India and also fulfill any one of the 2 conditions। यहाँ पे कहा जा रहा है एक व्यक्ति जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से भारत, वो भी सिटीजन है भारत के, लेकिन उनके साथ एक शर्त भी, ऐसा नहीं कोई माइग्रेट हो गया तो वो सिटीजन हो जाएगा, उनके साथ शर्त लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब वो
या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, पेरेंट्स मतलब माता पिता जो भी हो, वो बॉर्न हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया में, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। और उसके साथ फुलफिल करते हो एनी ऑफ द टू कंडीशन। आइए दोनों कंडीशन को देखते हैं। इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, ही हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। अगर वो माइग्रेट हुए हों भारत में 19 जुलाई 1948 से पहले और वो यहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो वो यहाँ के सिटीजन है। आइए इनका दूसरा केस देखते हैं। और इन केस ही माइग्रेट टू इंडिया ऑन और आफ्टर, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत में माइग्रेट हुए हों, तो उन्हें रजिस्टर्ड कराना होगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। बट ए पर्सन कुड बी सो एज रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैड बीन रेजिडेंट ऑफ इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 6 महीना भारत में रहना पड़ेगा, तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगा। आइए इसका थर्ड पॉइंट को देखते हैं। ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर हिज सेटलमेंट कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन। फॉर दिस ही हैड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है पेरेंट्स कि एक व्यक्ति जो है सो माइग्रेट कर गया पाकिस्तान से भारत 1 मार्च 1947 के बाद, वो आ गया और बोला कि वापस हम यहीं भारत में ही रहेंगे, तो वो भी इंडियन सिटीजन हो सकता है, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। ए पर्सन हु आर एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज ऑर्डिनरी रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम एन इंडियन सिटीजन इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस whether before or after the commencement of the constitution। यहाँ ध्यान देंगे आप, एक व्यक्ति जो है उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं बॉर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, लेकिन उन्हें ऑर्डिनरी रेजिडेंस वो भारत के नहीं रहे हैं, वो हमेशा बाहर रहते हैं भारत से, तो वो भी इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। और डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस, और उन्हें जो है सो भारत में रहना पड़ेगा। बिफोर और आफ्टर यहाँ मेंशन है, पेरेंट्स देख लें, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आरंभ जब होगा कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे पहले या उससे बाद। थस दिस प्रोविजन कवर द ओवरसीज इंडियन सिटीजन हु मे वांट टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। ये प्रोविजन कवर करता है ओवरसीज इंडियन सिटीजन को जो एक्वायर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को। ओवरसीज सिटीजन को हम समझेंगे पेरेंट्स आगे चल के, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। आइए देखते हैं। टू सम अप दीज प्रोविजनल डील विद द सिटीजनशिप। पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, प्रोविजन को देखते हैं सिटीजनशिप से रिलेशन। डोमिसाइल इन इंडिया पर्सन जो है, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, ये सबको हम डील करते हुए हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो पर्सन जो है सो इंडियन ओरिजिन में रहते हैं लेकिन कहाँ पे, भारत से बाहर रहते हैं। The other constitution provision with respect to the citizenship are as follows. No person shall be a citizen of India or deemed to be a citizen of India if has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप किसी अदर कंट्री के अगर सिटीजनशिप को अपनाते हैं तो भारत का सिटीजनशिप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आप एक बार और इस बात को मैं दोहराता हूँ, अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजनशिप को लेते हैं तो भारत का सिटीजनशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एवरी पर्सन हु इज और is deemed to be citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provision of any law made by parliament। भारत के सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी कानून होगा उसे कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, और सभी भारत के नागरिकों के लिए वो अप्लीकेबल भी होगा। पार्लियामेंट shall have the power to make any provision with respect to the acquisition and termination of the citizenship and all the other matter relating to the citizenship। एस्पायरेंट्स काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दे देगा, आपको पूछ लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सिटीजनशिप को एक्वायर और टर्मिनेट करने से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप को एक्वायर और टर्मिनेट करने से रिलेटेड। सिटीजनशिप एक्ट 1955, ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर एक्वाइजेशन एंड लॉस ऑफ ए सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है वही देता है सिटीजनशिप को और छीनता भी है सिटीजनशिप को
संविधान के लागू होने के बाद। कमेंसमेंट का मतलब होता है संविधान का आरंभ होने के बाद। ओरिजिनली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 आल्सो प्रोवाइड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप बट दिस प्रोविजन वाज रिपील्ड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। ओरिजिनली जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉमनवेल्थ से रिलेटेड सिटीजनशिप भी दिया गया था, लेकिन अभी इसे रिपील कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। कब? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 करके। आइए एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप को देखते हैं। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रिस्क्राइब 5 वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। 5 तरीका है सिटीजनशिप को एक्वायर करने का। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आइए बारी बारी करके एक एक को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट में है बाय बर्थ। ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1947 इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। एज पेरेंट्स ध्यान देंगे आप, एक व्यक्ति जो बॉर्न हुआ है भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 1 जुलाई 1947 से पहले, 1947 नहीं 87 से पहले, वो भारत का सिटीजन है बाय बर्थ। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स, चाहे उसके पेरेंट्स भारत के सिटीजन हो ना हो, वो व्यक्ति बाय बर्थ भारत का सिटीजन है। अगर उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, लेकिन 1987 से पहले भारत में वो रह रहा हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 इज कंसिडर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति जो है बॉर्न हुआ है भारत में, लेकिन कब? 1 जुलाई 1987 से पहले। यहाँ पे 1 जुलाई 1987 से पहले था, यहाँ 1 जुलाई 1987 के बाद है। वो भी भारत का सिटीजन हो सकता है, लेकिन कब? उसके पेरेंट्स, यहाँ पे उसके पेरेंट्स हो ना हो, लेकिन यहाँ पे उसके पेरेंट्स को सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा उसके जन्म के समय में। ठीक है। फर्दर दोज बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर दिसंबर 3, 2004 आज कंसिडर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और one of whose parents is a citizen of India and the other is not a illegal migrant at the time of their birth। इस पर ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति जिसका बॉर्न हुआ है 3 दिसंबर 2004 के बाद, वो भी कंसीडर किया जाएगा भारत का सिटीजन, लेकिन बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों माता पिता दोनों उसके सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर एक माता या पिता में से, मान लीजिए माता जो है उनका जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन पिता इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। मतलब पिता ये नहीं जो कहीं नेपाल से भूटान से भाग के आया हो, ये नहीं चलेगा। या तो दोनों आदमी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या एक आदमी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए लेकिन दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, माता जी अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो पिताजी को नेपाल से भागा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सिटीजन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया एंड इनिमी अलायंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। जो फॉरेन डिप्लोमेट जो पोस्टेड रहते हैं भारत में, आप लोग में से भी कई बच्चे होंगे जो IFS ज्वाइन करना चाहेंगे, फॉरेन सर्विस होता है ये। इसमें पर्टिकुलर कंट्री में जाकर के आपको अपनी सेवा देनी पड़ेगी दूसरे कंट्री में। तो फॉरेन डिप्लोमेट जो पोस्टेड होंगे भारत में, वो भारत के सिटीजनशिप को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, और जो इनेमी होगा वो तो नहीं कर सकता। ठीक है, आइए देखते हैं। बाय डिसेंट, ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर दिसंबर 10, 1992 इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ हिज फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। एक व्यक्ति जो बॉर्न हुआ है भारत के बाहर, लेकिन कब बॉर्न हुआ है? 26 जनवरी 1950 के बाद, बट लेकिन पहले कब? 10 दिसंबर 1992 पहले। एक व्यक्ति जन्म लिया है कब? 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लिया है भारत से बाहर, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले। वो भारत का सिटीजन हो सकता है बाय डिसेंट। कैसे? तो उसके पिताजी भारत के सिटीजन होंगे तो वो भारत का सिटीजन आपरूपी हो जाएगा। ठीक है, आपरूपी मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आप बन जाइएगा। A person born outside India on or after December 10, 1992 is considered as a citizen of India if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth। एक व्यक्ति जो जन्म लिया है भारत के बाहर, लेकिन कब? 10 दिसंबर 1992 के बाद, तो वो भी भारत का सिटीजन हो सकता है, लेकिन आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज सिटीजन ऑफ इंडिया, माता जी या पिताजी दोनों में से एक आदमी को उस समय भारत का सिटीजन होना चाहिए, तो आप भारत के सिटीजन बन सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है,
December 3, 2004 onwards, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of the birth or with the permission of the central government after the expiry of the said period. यहाँ ध्यान दें पेरेंट्स, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई व्यक्ति का जन्म होता है आउटसाइड द इंडिया, शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, तो वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता है बाय डिसेंट, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन करा करके बन सकता है। बाय डिसेंट तो नहीं बनेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा के बर्थ के समय में वो रजिस्टर करा ले इंडियन कंसुलेट से 1 साल के अंदर डेट ऑफ बर्थ से, और सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के द्वारा वो भारत का सिटीजन बन सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर ही। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ ए माइनर चाइल्ड टू एन इंडियन कंसुलेट शैल बी accompanied by an undertaking in writing from of the parents of such minor child that he or she does not hold any passport of another country. बच्चों ध्यान देंगे, आप एप्लीकेशन जब भी कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे जब हम सिटीजनशिप के लिए माइनर चाइल्ड का, यहाँ पे जो माइनर चाइल्ड था, तो उस समय क्या करना होगा, उनके पेरेंट्स को जो है राइटिंग में देना पड़ेगा जो ये बच्चा जो है नहीं होल्ड किए हुआ है इस वक्त किसी अदर कंट्री के सिटीजनशिप और पासपोर्ट को, ठीक है, नहीं तो यहाँ का भारत का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा और कहीं का पासपोर्ट वो अगर वो होल्ड किए हुआ है तो। फर्दर ए माइनर चाइल्ड हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ इट डिसेंट एंड is also a citizen of any other country shall cease to be a citizen of India if he does renounce the citizenship or nationality of another country within 6 months of his attaining full age. बच्चों ध्यान देंगे, माइनर चाइल्ड जो सिटीजन ऑफ इंडिया है बाय डिसेंट वो बना है, लेकिन वो और इज ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, मतलब वो दूसरे कंट्री का भी सिटीजन है, तो उसका सिटीजनशिप सीज कर लिया जाएगा भारत के द्वारा, भारत का वो सिटीजन नहीं रहेगा। अगर वो रीअनाउंस नहीं करता है, लेकिन इसमें भी एक प्रावधान है, अगर वो रीअनाउंस नहीं कर सकता है, नहीं करता है सिटीजनशिप और नेशनलिटी ऑफ अनदर कंट्री का विद इन 6 मंथ ऑफ हिज अटेंडिंग फुल एज, तो उसका सीज हो जाएगा भारत का सिटीजनशिप। अगर वो दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप कोई भी माइनर चाइल्ड रखे हुआ है तो उसके फुल एज, मतलब वो जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो उसको रीअनाउंस करना पड़ेगा, या तो वो भारत का सिटीजन रहेगा या किसी और कंट्री का रहेगा, दोनों का वो नहीं रह सकता। किसी और का सिटीजनशिप लेते ही भारत का सिटीजनशिप स्वतः ही खत्म हो जाएगा, आप इस बात का गांठ बांध लें। और सिटीजनशिप आता है आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 के बीच में, पार्ट सेकेंड में काफ़ी बार पूछा जाता है, ये एसएससी वगैरह का फेवरेट क्वेश्चन है और बीपीएससी में भी पूछा जाता है। स्टेट पब्लिक का भी जो भी तैयारी करते हैं वो भी ध्यान रखेंगे इस बात को। आइए आगे देखते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट इफ ही बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी नेमली। आप एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सिटीजन ऑफ भारत के लिए, लेकिन आप इलीगल माइग्रेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या कैटेगरी है। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एक पर्सन जो इंडियन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है भारत में, उन्हें सिटीजनशिप के लिए 7 साल भारत में रहना पड़ेगा बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। यहाँ पे कहा जा रहा है एक पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन का हो लेकिन वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो एनी कंट्री का, किसी कंट्री का हो, लेकिन वो प्लेस रहता कहाँ हो, आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया में, बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो सिटीजन बन सकता है। आइए इसी का सी पॉइंट देखते हैं। पर्सन हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन। एक व्यक्ति जो मैरिड कर ले सिटीजन ऑफ इंडिया से, जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे सोनिया गांधी मैडम का ले सकते हैं। सोनिया गांधी ने शादी किया था राजीव गांधी साहब से, लेकिन उन्हें भी 7 साल भारत में रहना पड़ेगा तभी आप सिटीजन बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं सोनिया गांधी मैडम ही, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुरुष, कोई भी महिला अगर भारत के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है और 7 साल लेकिन उसे भारत में रहना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। माइनर चिल्ड्रन ऑफ ए पर्सन हु आर सो सिटीजन ऑफ इंडिया, उनका जो माइनर चिल्ड्रन होंगे वो भी भारत के सिटीजन होंगे, जैसा कि होना भी चाहिए। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया।
फुल एज का मतलब आप बस इतना समझे 18 साल का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इज ओरिजिनली resident in for 12 months immediately before making an application for registration। यहाँ पे कहा जा रहा है एक व्यक्ति जो 18 साल का है फुल एज और उसके पास कैपेसिटी है कि वो भारत का सिटीजन बने, तो वो कैसे बनेंगे? रजिस्ट्रेशन के थ्रू बनेंगे। लेकिन उसमें प्रावधान ये है कि जो उनके पेरेंट्स जो है पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में सिटीजन होने चाहिए एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ इमीडिएटली, और उसे 12 महीने यानी 1 साल उसे भारत में रहना पड़ेगा। एप्लीकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसे 1 साल भारत में रहना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति 18 साल के बाद अगर सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उनके माताजी या पिताजी को जो है पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजनशिप होंगे, तो वो 1 साल भारत में रहेगा, तो उसे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगा। मैं एक बार और दोहरा देता हूँ आपको, 18 वर्ष के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है तो बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो बन सकता है, लेकिन उसके माता या पिता दोनों में से किसी को इंडिपेंडेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इंडिया यानी भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब इंडिया का, आप इंडिया समझे, इंडिपेंडेंट ही हम सब दिनों से। इंडिया का सिटीजन आपको उनके माता पिता थे तो वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 1 साल भारत में रहेगा 12 मंथ, तो वो भारत का सिटीजन बन सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years हु हैज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया 12 मंथ बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन और फॉर रजिस्ट्रेशन। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप, पर्सन जो फुल एज का यानी और उसे भी रजिस्टर करवाना है ओवरसीज सिटीजन के लिए और कार्ड होल्डर के लिए 5 साल के लिए भारत में, तो उसे भी 12 महीना भारत में रहना पड़ेगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया और सच अदर टेरिटरी विच बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द 15 अगस्त 1947। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, एक व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है लेकिन उसके जो हैं सो पेरेंट्स जो हैं वो बॉर्न हुए अनडिवाइडेड इंडिया में या एक ऐसे टेरिटरी में जो भारत का पार्ट बन गया है 15 अगस्त 1947 के बाद, तो वो भारत का सिटीजन रहेगा। ठीक है, ये तो सही बात ही है ना। अब मान लीजिए कोई एरिया, ये वाला एरिया भारत का पार्ट बन गया तो ये तमाम यहाँ के जितने भी लोग होंगे वो भारत का सिटीजन ही होंगे। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बाय नेचुरलाइजेशन आइए देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में on an application grant a certificate of naturalization to any person not being an illegal migrant if he possesses the following qualification। एप्लीकेशन के थ्रू आप बाय नेचुरलाइजेशन भी आप भारत के सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन वही प्रावधान है, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए आप। आइए देखते हैं आगे क्या बात है। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है इसमें। डैट ही इज नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री वेदर द सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकम सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। लेकिन इसमें कहा जा रहा है किसी और कंट्री के आप सिटीजन नहीं होना चाहिए, तो ही आप भारत के सिटीजन बन सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। दैट इफ ही इज ए सिटीजन ऑफ एनी country he undertake to renounce the citizenship of that country in the event of his application for Indian citizenship being accepted। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे आप, यहाँ पे कहा जा रहा है कोई व्यक्ति दूसरे कंट्री का सिटीजन है लेकिन वो रिनाउंस मतलब वहाँ का सिटीजनशिप को छोड़ देता है, तो वो भारत का सिटीजनशिप ले सकता है बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू। एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन वही है। आइए पॉइंट सी देखते हैं। डैट ही हैज आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट इन इंडिया और पार्टली द वन एंड पार्टली द अदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। बच्चों ध्यान देंगे आप, एक व्यक्ति जो भारत में रह रहा है रिसाइडेड इन इंडिया और वो सर्विस भी कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये एक बात हुई। और पार्टली द वन और एक दूसरी बात क्या है, पार्टली द अदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 months इमीडिएट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। और 12 महीने के बाद अगर वो डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो भारत का सिटीजनशिप बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं इसका पॉइंट को। डैट ड्यूरिंग द 14 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 months ही हैज आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया पार्टली द वन एंड पार्टली द अदर फॉर द पीरियड अमाउंटिंग इन द एग्रीगेट नॉट लेस देन 11 years।
आइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप इसी पे टिका हुआ भी है। 14 वर्ष, मैं काफ़ी लेमन में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, दोबारा नहीं बताऊंगा। 14 वर्ष कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, 12 महीने को छोड़ के 14 वर्ष कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, ऐसा नहीं जेल में रह रहा, तो वो भारत का सिटीजन हो सकता है नेचुरलाइजेशन, लेकिन 11 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम भी करता हो, ये सब रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी काम करता हो, ये सब चलेगा। लेकिन 14 वर्ष व्यक्ति अगर कोई भारत में रह रहा हो, शांति से रह रहा हो, उससे कोई भारत का, उसका कैरेक्टर गुड हो, तो वो भारत का सिटीजनशिप हो सकता है, सिटीजन हो सकता है, उसे भारत का सिटीजनशिप मिल सकता है, लेकिन 11 साल से कम नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। डैट ही हैज़ एन एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल, और उस व्यक्ति को 8वां शेड्यूल में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसका भी ज्ञान हो। अब ऐसा नहीं किसी को लैंग्वेज का ज्ञान है, आतंकवादी है, उसको सिटीजनशिप दे देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप 14 वर्ष से रह रहे हैं भारत में, तो इतना दिन काफ़ी होता है, आपको दिया जाएगा सिटीजनशिप पर्टिकुलर उस कंट्री का। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री आप समझे। 8th शेड्यूल, लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए आपको। आइए इसके पॉइंट को आगे देखते हैं। डैट इन द इवेंट ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीन ग्रांटेड टू हिम, ही एंटर्ड टू रेसिडेंट इन इंडिया और एंटर इन टू कंटिन्यू इन सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज ए मेंबर ऑफ और अंडर ए सोसाइटी, कंपनी और बॉडी ऑफ ए पर्सन एस्टेब्लिश इन इंडिया। बच्चों, इस बात में भी वही बात कही गई थी, नेचुरली आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव ऑल or any of the above condition for naturalization in case of person who has rendered distinguished service to the science, philosophy, art, literature, world peace और human progress। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कर सकती है ऑफिशियली नेचुरलाइजेशन से रिलेटेड सिटीजनशिप को, इन केस ऑफ पर्सन जो है सो रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, अगर पर्सन जो है सो सर्विस दिया हो साइंस के फील्ड में, फिलोसफी के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, वर्ल्ड पीस के फील्ड में और ह्यूमन प्रोग्रेस के फील्ड में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अनाउंस कर सकती है नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप को। और आखिरी पॉइंट यहाँ देखते हैं। एवरी नेचुरलाइज सिटीजन मस्ट टेक एन ऑथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी नेचुरल सिटीजन होंगे वो ओथ ले सकते हैं भारत के संविधान का। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इसको हम कल देखेंगे, आज यहीं तक रखते हैं पेरेंट्स। 1-2 मिनट आपका समय लेंगे। ये सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, भारत के काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। एस्पेरेंट्स, बीट करना है हमें कोविड-19 को, वाश करना है फ्रिक्वेंटली, यूज़ करना है मास्क को, अवॉइड करना है पब्लिक प्लेस को लेना है, विटामिन सी को मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंस को, ठीक है। एस्पेरेंट्स, लेक्चर अभी रेगुलर नहीं रह रही है, इसके लिए माफ़ी, क्योंकि तबीयत अभी सही नहीं है और अकेले आदमी है यार, थोड़ा देखना पड़ता है सब कुछ, हेल्थ इज़ वेल्थ होता है। फिर भी यह मेरी जिम्मेवारी है कैसे कंप्लीट करना है। पीडीएफ भी आपको नहीं दी जा रही है टेलीग्राम पे, पीडीएफ आपको अब इस संडे को अपडेट कर दी जाएगी टेलीग्राम पे। स्टडी बाय अनुराग झा, आप टेलीग्राम आईडी पे को ज्वाइन करें, आपको वहाँ पे हमारी सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। मस्त रहे, व्यस्त रहे, जय हिंद।